नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस अध्याय का हम वर्णन करने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि प्लस बलवती। विसर्ग आ रहा है क्योंकि बुद्धिर रैफ है आधा, उसके लिए विसर्ग है, और बलवती यानी बलवान, सदा यानी हमेशा। तो छात्रों, इस पाठ में बताया जा रहा है कि शरीर से ज्यादा हमारी बुद्धि बलवान होती है। हमेशा ताकत शरीर की जरूरी नहीं है। शरीर की ताकत सिर्फ समय पे होती है, परंतु शरीर की ताकत से ज्यादा बलवान हमारे मस्तिष्क यानी बुद्धि की ताकत होती है। तो इसीलिए इस अध्याय में बताया जा रहा है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, वो कभी भी कमजोर नहीं होती है। उसका हमको सही समय पे सदुपयोग करना होता है। अगर हम उसको सही समय पे सही सदुपयोग करेंगे तो बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो आइए छात्रों, इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है, किस स्टोरी के माध्यम से बुद्धि को बलवान बताया जा रहा है, उसको देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा का प्रथम भाग है। छात्रों, इस अध्याय को हमने 9 भागों में बांटा हुआ है। इसका पहला भाग हम आपके सामने लेकर आए। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, गद्यांश का हिंदी में भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला। तो आइए छात्रों, देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तशती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। तो छात्रों, शुक सप्तशती जो है वो एक कथा संग्रह का नाम है, कथा ग्रंथ का नाम है, जहां पर बहुत सारी स्टोरी एक साथ लिखी गई हैं। तो वहीं से शुक सप्तशती से ही ये पाठ लिया गया है। और शुक सप्तशती के लेखक और काल के विषय में भ्रांति बनी हुई है। भ्रांति यानी भ्रम है कि कब, किस सन में, किस समय ये लिखा गया, उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी अड़चने लगाता रहता है। अड़चने का मतलब है अपना अपना दिमाग लगाता रहता है कि ये इस सन में बना, ये इस सन में बना। ओके, नौ छात्रों, शुक सप्तशती अत्यंत सरल और मनोरंजक कथा संग्रह है। यानी ये बहुत ही इजी और स्टोरी जो है वो बहुत ही क्या है, मनोरंजक वाली है। प्रस्तुत कहानी में भी अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल में के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। यानी ये जो शुक सप्तशती पाठ है, कथा ग्रंथ है, इसमें जो है वो बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग कथा संग्रह यानी कहानियां, स्टोरियां लिखी गई हैं। और उसमें से एक कहानी जो आज आप पढ़ेंगे उसमें क्या है, एक स्त्री है जिसका नाम है बुद्धिमती, और वो किसी कारणवश जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर 2 छोटे छोटे बच्चों को साथ जा रही है। और वहां पर जंगल में उसने अपनी बुद्धि का बहुत ही चतुराई से उपयोग किया है, यानी बुद्धि कौशल को दिखाया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। मतलब वो शेर के सामने भी नहीं डरती छात्रों, ऐसी नारी थी, हिम्मत वाली थी। और वो सामने शेर आया तो उसको भी उसने भगा दिया। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अर्थात छात्रों, इस कथा ग्रंथ में जो है
नीति निपुण यानी नीति में बहुत ज्यादा होशियार। नीति यानी क्या होता है? जो योजना बनाए, तरीके, उपाय। तो उसमें जो निपुण होशियार होते हैं वो हैं शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा। तो शुक और सारिका ये जो हैं, इनकी कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो सामने नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। ठीक है, विकास यानी बढ़ाया, उसको बनाया गया है। ठीक है, सद्वृत्ति यानी अच्छे चरित्र, अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार को बताया गया है। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ का इस पाठ का पहला गद्यांश, जो कि अस्ति से लेकर ददर्श तक हमने लिया हुआ है। ठीक है छात्रों, तो देखिए गद्यांश अस्ति से ददर्श। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्रे राजसिंहा नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति यानी है या था, पास्ट टेंस के लिए होता है हमेशा अस्ति। जब भी आपका पूर्व में वाक्य के आएगा तो वहां पर हमेशा पास्ट टेंस की प्रयोग यानी लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अस्ति यानी था, देवलाख्यो यानी देवला नामक, आख्यो यानी नामक या नाम का, ग्रामः यानी गांव। तो एक देवला नाम का गांव था। तत्र यानी वहां, राजसिंहा यानी राजसिंह, नाम यानी नाम के, राजपुत्र यानी राजपुत्र, वसति स्म यानी रहते थे। ठीक है, तो एक देवला नाम का गांव था, वहां राजसिंह नाम के राजपुत्र रहते थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एकदा यानी एक बार, यानी वंस अपॉन ए टाइम, केनापि यानी किसी कारण द्वारा या किसी कारणवश, आवश्यक कार्येण यानी आवश्यक कार्य के द्वारा, तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी, बुद्धिमती कौन? बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता यानी दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम यानी पिता के घर, प्रतिचालिता यानी की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने यानी घने वन में, कानन यानी वन, जंगल, तो घने जंगल में, सा यानी वह, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी बाघ, ददर्श यानी देखती है, दिखा। तो मार्ग में, रास्ते में उसे एक भयंकर कौन सा दिखा? बाघ दिखा। ठीक है छात्रों, नाउ इस अध्याय, इस भाग में, इस गद्यांश में हमें 2-3 संज्ञा दिखी हैं, तो उसको देख लीजिए इस गद्यांश का। केनापि, केन प्लस अपि, पितुर्गृहम, पितुः प्लस गृहम। नाउ शब्दार्थ देखिए छात्रों, भार्या यानी पत्नी, पुत्र द्वयोपेता यानी दो पुत्रों के साथ, गहन कानने यानी घने वन में, ददर्श यानी देखा। तो छात्रों, आपको गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया है। नाउ पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स वर्ड को हम देखते हैं। तो भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी या दारा, या नहीं, पत्नी और दारा। ठीक है छात्रों, तो भार्या पर्यायवाची पत्नी और दारा। उपेता, उपेता यानी साथ में, तो युक्ता सहिता। कानने वने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इस उसमें पैसेज में विपर्याय पदानी भी यानी एंटोनिम्स वर्ड भी दिए गए हैं। तो देखिए, एकदा यानी वंस अपॉन ए टाइम या एक बार, तो उसका अपोजिट क्या होगा? बहुत बार। तो क्या हुआ? बहुवारम। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया। इसमें ग्रामर भी आपको हमने बता दिया है। अभी आप इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देखिए। तो देखिए छात्रों, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, उसका पहला क्वेश्चन, राजसिंहा कुत्र वसति स्म, यानी राजसिंह कहाँ रहता था? देउल यानी देवला में। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र नाम कह। राजपुत्र का नाम क्या था? राज सिंह। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, पूर्ण वाक्यानुत्तर। पहला देखिए, तस्य भार्या कुत्र चालिता, यानी उसकी पत्नी कहाँ जा रही थी? तो उसकी पत्नी कहाँ जा रही थी छात्रों? पिता के घर में। तो तस्य भार्या पितुर्गृहं चालिता। नाउ नेक्स्ट है छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी जैसा कहा जाए, जैसा व्याकरण के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन है, जो बोला जाएगा उसके आंसर आपको देने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तस्य भार्या, अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयोक्ताम, यानी उसकी पत्नी, इस अर्थ में मतलब यहाँ पर उसकी पत्नी, तस्य भार्या का मतलब होता है उसमें तस्य यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजपुत्राय, क्योंकि राजपुत्र की पत्नी थी। तो राजपुत्राय इति पदे प्रयुक्तम। नाउ प्रश्न नंबर 2, एकम व्याघ्रम अन्योपद्यो विशेषण पदम किम, यानी एकम व्याघ्रम, दो वर्ड लिखे गए हैं, इन दोनों शब्दों में एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है? तो उत्तर क्या हुआ? एक, इति पदे विशेषणम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया। आज आपने इस गद्यांश में क्या पढ़ा कि देवलाख्यो नाम का एक गांव है जहां पर राज सिंह नाम का राजा रहता, राजपुत्र रहता है, और उसकी पत्नी और दो बच्चे भी उसके साथ में रहते हैं। परंतु एक बार किसी कारणवश उसको पिता के घर में जाना पड़ता है, उसकी पत्नी को अकेले। तो वो घने जंगलों के बीच से जा रही है अपने दोनों पुत्रों को लेकर, और सामने उसके बाघ आ जाता है। उसके आगे की कहानी में क्या होता है उसको जानने के लिए छात्रों हम इसके अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो तब तक के लिए छात्रों आपको ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है इस गद्यांश में तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।